इंटरनेशनल लॉ में हमारा सेकंड टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड स्टेट लॉ। सो इनके दरमियान जो है ना वो एक फंडामेंटल किस्म का रिलेशन शामिल है स्टेट लॉ और इंटरनेशनल लॉ में। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम देखते हैं सबसे पहले तो हम इंटरनेशनल लॉ हमने देखा कि वो सेट ऑफ रूल्स एंड नॉर्म्स है गवर्निंग रिलेशन बिटवीन स्टेट्स एंड अदर इंटरनेशनल एक्टर्स। अगर हम स्टेट लॉ की बात करें तो ये लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं जो स्टेट के विद इन द स्टेट्स टेरिटरी जो है ना वो इन्फोर्स की जाती हैं फॉर द गवर्निंग ऑफ कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस वर्किंग विद इन द टेरिटरी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल 38 ऑफ द स्टैचू ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जो 38 है ना इसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का आर्टिकल, ये एक्चुअली सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। पहले हम प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बात करते हैं। इसमें इंटरनेशनल कन्वेंशंस आती हैं एग्रीमेंट्स एंड ट्रीटीज दैट एस्टैब्लिश लीगल ऑब्लिगेशंस बिटवीन स्टेट्स। ठीक है, कुछ स्टेट्स के दरमियान जब एग्रीमेंट्स एंड ट्रीटीज़ होती है तो उसके नतीजे में भी जो है ना वो एक लीगल ऑब्लिगेशंस बनती हैं। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसमें जो ट्रीटीज़ ह्यूमन राइट्स के ऊपर ट्रीटीज़ जो है ना वो की गई हैं, ट्रीटीज़ साइन की गई हैं। तो वो ट्रीटीज़ साइन तो की गई थी लेकिन वो एक इंटरनेशनल लॉ बन गया। ठीक है, नेक्स्ट इंटरनेशनल कस्टम है इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस दैट आर एक्सेप्टेड एज इलीगल बाइंडिंग्स। ठीक है, कुछ स्टेट्स के दरमियान जो है ना लंबे अरसे से चलने वाली हैं हमारे पास प्रैक्टिसेस वगैरह, वो जो है ना एक इंटरनेशनल लॉ के तौर पे सामने आ जाती है। फिर है जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ, प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस सच एज गुड फेथ एंड द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिट्रोएक्टिविटी। कुछ प्रिंसिपल जो कि सिविलाइज्ड नेशन ने एक्सेप्ट किए हुए हैं, उन्होंने रिकॉग्नाइज किए हुए हैं, वो भी इंटरनेशनल लॉ के तौर पे सामने आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास सब्सिडी सोर्सेज इन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसमें जुडिशल डिसीजंस है, ये वो डिसीजंस है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लेता है या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट लेता है। इसमें जो है ना वो कुछ इंटरनेशनल लॉ को ये डिसीजन जो है इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, स्कॉलरी राइटिंग्स है, ये एकेडमिक कॉन्ट्रीब्यूशन हैं जो कि डेवलपमेंट एंड इंटरेक्शन ऑफ इंटरनेशनल लॉ के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है इंटरनेशनल सॉफ्ट लॉ। इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट डिक्लेरेशन और गाइडलाइंस दैट विल लेकिंग फॉर्मल लीगल फोर्स कैन इन्फ्लुएंस स्टेट बिहेवियर एंड कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म्स। यानी कि ऐसे नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट्स डिक्लेरेशंस जो कि फॉर्मल, जिसके अंदर फॉर्मल लीगल फोर्स नहीं होती, वो जो है ना वो स्टेट बिहेवियर और उसकी कंट्रीब्यूशन इंटरनेशनल नॉर्म्स के अंदर जो है उसको अफेक्ट कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस, ठीक है, उसकी रेजोल्यूशंस द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ETC। ठीक है, इंटरनेशनल सॉफ्ट लॉ की हम करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है, इसमें फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, ये जो है स्टेट्स को अलाउ करता है कि वो कोऑपरेटिव बिहेवियर में विदाउट एनी लीगल कंस्ट्रेंट्स जो है ना वो इंगेज रहें। इन्फ्लुएंस ऑन स्टेट प्रैक्टिसेस आल्सो नॉट लीगली इन्फोर्सेबल। सॉफ्ट लॉ कैन शेप स्टेट बिहेवियर। ये जो सॉफ्ट लॉ होता है ना ये लीगली अप्लाइबल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये रिटर्न नहीं होता। ठीक है, लेकिन फिर भी ये स्टेट बिहेवियर को, उसकी डोमेस्टिक लेजिस्लेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, इंटरप्ले बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड स्टेट लॉ, इनके दरमियान क्या इंटरप्ले है। हमारे पास ना दो चीज़ें हैं, एक डुअलिज्म एंड वर्सेस मोनिज्म। ठीक है, डुअलिज्म जो है ना ये एक लीगल थ्योरी है, वो ये कहती है कि इंटरनेशनल लॉ और स्टेट लॉ जो है ना दो सेपरेट सिस्टम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल डुअल स्टेट जो है ना वो इंटरनेशनल लॉ को और डोमेस्टिक लॉ की जो लेजिस्लेशन है वो उनको एक दूसरे पे इफेक्ट नहीं होने देती, जस्ट लाइक द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, फिर हमारे पास आता है मोनिज्म, अ थ्योरी पोस्टिंग द इंटरनेशनल लॉ एंड द स्टेट लॉ फॉर्म अ सिंगल लीगल सिस्टम। वो कहते हैं दोनों, ये जो है ना ये वाली थ्योरी ये कहती है कि इंटरनेशनल लॉ स्टेट लॉ बेसिकली एक ही लीगल सिस्टम है। ठीक है, जहाँ पे इंटरनेशनल लॉ ऑटोमेटिकली जो है ना वो डोमेस्टिक लॉ का पार्ट बन जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको एडिशनल लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब इसकी में आप ना नेदरलैंड के डोमेस्टिक लॉ की एग्जांपल ले सकते हैं।
ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इसके हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इसमें इनकॉर्पोरेशन है, स्टेट्स जो है मे एंड एनेक्ट डोमेस्टिक लेजिस्लेशन टू गिव इफेक्ट टू इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशन इंश्योरिंग कंप्लाइंस विद इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस। ठीक है, वो अपनी डोमेस्टिक लेजिस्लेशन जो है उनकी जो स्टेट की डोमेस्टिक लेजिस्लेशन है, डोमेस्टिक लॉज हैं, वो अफेक्ट कर सकते हैं उसकी इंटरनेशनल ट्रीटीज और कन्वेंशंस को। ठीक है। जुडिशल रिकग्निशन, कोर्ट में इंटरप्रेट अप्लाई इंटरनेशनल लॉ इन डोमेस्टिक केसेस। ठीक है, ये कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि इंटरनेशनल लॉ को डोमेस्टिक केसेस के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। ठीक है। चैलेंजेस इन द रिलेशनशिप, इन दोनों के जो स्टेट लॉ और इंटरनेशनल लॉ है, उन दोनों के जो रिलेशनशिप को क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ है, डिस्क्रिपेंसीज मे अराइज व्हेन डोमेस्टिक लॉ कॉन्ट्राडिक्ट्स इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस लीडिंग टू टेंशन। जब डोमेस्टिक लॉ जो है वो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होता है, नतीजे में क्या होता है कि स्टेट की सॉवरेनिटी और उसकी जो कंप्लाइंसेस विद इंटरनेशनल लॉ है उसके दरमियान जो है वो टेंशन्स क्रिएट हो जाती है। ठीक है। इन्फोर्समेंट इश्यूज, जब चूँकि इसको इन्फोर्स करने के लिए हमारे पास कोई इन्फोर्समेंट बॉडी नहीं है इंटरनेशनल लॉ को इन्फोर्स करने के लिए, तो हमारे पास जो है ना इसी वजह से इसकी इफेक्टिवनेस जो है ना वो कम हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है केस लॉ एंड एग्जाम्पल्स। इसमें कुछ केसेस की एग्जांपल दी गई है। द लोटस केस, फ्रांस वर्सेस टर्की 1927। द परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस हेल्ड दैट टर्की हैड द राइट टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन, हाईलाइटिंग द टेंशन बिटवीन इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस एंड द स्टेट लॉ। ठीक है। ये जो एक केस था दी लोटस केस, इसमें जो है ना परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ना उसने ये फैसला किया कि टर्की को जो है ना ये राइट हासिल है कि वो जुरिडिक्शन जो है जुरिस्डिक्शन उसको एक्सरसाइज करे, ताकि उसके जो ऑब्लिगेशन जो स्टेट सॉवरेनिटी है उसके दरमियान जो जो है उनके दरमियान जो रिलेशन है, उनके दरमियान जो टेंशन है उसको कम किया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है निकारागुआ केस, निकारागुआ वर्सेस यूनाइटेड स्टेट 1986। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रूल्ड द यूएसए वायलेटेड इंटरनेशनल लॉ एम्फसाइजिंग द इन्फोर्समेंट इंटरनेशनल नॉर्म्स डिस्पाइट स्टेट ऑब्जेक्शंस। अब यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इस केस के बाद ये फैसला किया कि चूँकि यूएसए ने इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया है इस मामले में, तो इसमें जो है ना इंटरनेशनल नॉर्म्स को तो इस कोर्ट ने फैसला किया कि इंटरनेशनल नॉर्म को नेक्स्ट टाइम इन्फोर्स किया जाएगा विदाउट कंसीडरिंग द स्टेट्स ऑब्जेक्शंस। ठीक है। सो दैट वाज अबाउट दिस सेकंड।